आज का टॉपिक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या आरएनए प्रोसेसिंग का दूसरा टॉपिक है। और आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, पिछले टॉपिक में लेक्चर में हम लोगों ने 5' कैपिंग जो है उसको देखा था, उसके स्टेप्स को देखेंगे और आरएनए प्रोसेसिंग को देखेंगे। 5' कैपिंग में इसके हम लोग स्टेप्स को देखेंगे कि किस प्रकार से इसके स्टेप्स होते हैं। तो यह एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया जिसके 3' एंड पर आगे पॉलीएडेनाइलेशन होगा, और ये 5' एंड है जहां पर जो नाइट्रोजनस बेस है उसके इस साइड 3 फॉस्फेट है और इधर ये फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब इन तीनों फॉस्फेट में से सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक फॉस्फेट को निकालना। अगर हम एक फॉस्फेट को इससे बाहर निकालते हैं तो कौन सा फॉस्फेट निकालेंगे? ऑब्वियस है, जो गामा फॉस्फेट है वही निकलेगा। इसे लिखते हैं गामा फॉस्फेट, ये बाहर निकल जाता है। और ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है, इसलिए एंजाइम का नाम बड़ा सिंपल सा नाम होता है, दैट इज फॉस्फोहाइड्रोलेज। फॉस्फोहाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा फॉस्फेट को बाहर निकाल देना, ये इस पूरे प्रक्रिया का एक। अब जब ये काम हो जाएगा, यहाँ भी स्ट्रक्चर में बदलाव दिखेगा हमें। अब हमें क्या बदलाव दिखेगा? अब दिखेगा कि ये तो नाइट्रोजन स्पेस है, लेकिन इसके साथ जो 3 फॉस्फेट थे 5' एंड पर, अब वो 2 ही फॉस्फेट है, इस फॉस्फेट से जुड़ा हुआ 3' बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा बनाना चाहिए। अब भाई ये तो आ गया, 2 फॉस्फेट अब इसमें बचा, अब इसमें 3 फॉस्फेट वाली बात है नहीं। अब ये अगले स्टेप के लिए तैयार होता है। अब इसमें हमें जोड़ना होता है जो 7 मिथाइल ग्वानोसाइन का जो ग्वानिन है, वो स्टेप वाइज देख रहे हैं, इसलिए हर चीज बहुत बारीकी से सीखेंगे। इस स्टेप पे क्या होता है कि जीटीपी को जोड़ा जाता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, जीटीपी, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वह देखिए कैसे होता है। इसके साथ 3 फॉस्फेट, अल्फा, बीटा, गामा। इसमें से बीटा और गामा टूटकर बाहर निकल जाए। देखिए ये पीपीआई हो गया, पायरोफॉस्फेट बाहर निकल गया। ये है बीटा, बीटा और गामा। अब बचा क्या सिर्फ इसमें? जी अल्फा फॉस्फेट के साथ। अब ये अल्फा फॉस्फेट जो है, देखिए मैं इसको भी थोड़ा कवर करता हूं। अब ये जो अल्फा फॉस्फेट वाला जीटीपी है, ये अब कहाँ जुड़ेगा? यहां पर जुड़ेगा। इसका साइट जो है ये इस जगह पर है। नाउ सी द स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। ठीक है, और यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है अपने फॉस्फेट से, तो ये जुड़ा हुआ है। और इधर इसका क्या है, 2 फॉस्फेट इसका अपना है। दोनों फॉस्फेट कौन कौन सा है? अल्फा है और बीटा है। अब ये जो हिस्सा है जो टूटकर अलग हो रहा है, वो हिस्सा आकर अब यहाँ जुड़ेगा। जस्ट सी इट, फॉस्फेट जी, करेक्ट। ये जो फॉस्फेट है ये भी अल्फा है। अब आपका ये पूरा जो कैपिंग का प्रोसेस है उसमें ग्वानोसाइन कैसे जुड़ता है, ये क्लियर कट एक आपके पास स्टेटमेंट आ गया। तो ये जो है ये एडिशन किया गया। यहाँ जो प्रोसेस है वो क्या है? एडिशन ऑफ ग्वानोसाइन, ग्वानोसाइन एडिशन किया गया। यहाँ हर चीज ध्यान देना है, अल्फा बीटा अल्फा, ये तीनों फॉस्फेट हैं वो अल्फा बीटा अल्फा है। इसमें ये बीटा और ये अल्फा जो है यह इस नाइट्रोजनस बेस का है, और ये अल्फा जो है ये ग्वानोसाइन का है। अभी तक इस ग्वानोसाइन में मिथाइल तो जुड़ा नहीं है, मिथाइल को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 मिथाइल ग्वानोसाइन होता है। तो 7 मिथाइल ग्वानोसाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें मिथाइल जोड़ना पड़ेगा, और मिथाइल जोड़ने स्टेप और आगे बढ़ना।
अब इस स्टेप में क्या है, मिथाइल डोनर आ जाएगा। मिथाइल डोनर जो है हम सब जानते हैं उसका नाम एडेनोसाइल मेथियोनिन, एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। ये अपना मिथाइल जो है इसमें डोनेट करता है। जैसे चूंकि इसका केमिस्ट्री हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, तो आप अगर इसका केमिस्ट्री देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रीवियस लेक्चर में चले जाइए, तो दिखेगा वहां पर। अब सारा चीज जो है यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, यह तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है। यहाँ 2 फॉस्फेट, यहाँ तीसरा फॉस्फेट, और ये जो ग्वानोसाइन है ये हो गया अब 7 मिथाइल, जगह कम हो गया दोस्तों, जगह घट गया है। तो चलो मैं यहां से जोड़ता हूँ 7 मिथाइल ग्वानोसाइन फॉस्फेट, ये जो है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसको अगर अगले पेज में हम ले आए तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, और ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। मेरे साथ आप भी डायग्राम बनाएं, अभ्यास करें। फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, और ये हो गया 7 मिथाइल ग्वानोसाइन और उसका ये फॉस्फेट, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा। इस प्रकार से कैपिंग में जो 7 मिथाइल ग्वानोसाइन का फॉर्मेशन होता है वो तो हो गया, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप क्या है, मतलब कैपिंग हैज बीन ओवर, कैपिंग जो है वो ओवर हो चुका है। ये 3-OH है जिसे हम लोग एस एडिनोसाइल मेथियोनिन कहते हैं। ये क्या है, सोर्स ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का ये सोर्स है, ठीक है भाई, ये मिथाइल ग्रुप का सोर्स है। इसके लिए जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो तो वहां जगह कमी कारण नहीं लिखी है। जो कंसर्निंग एंजाइम है उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं प्यूरीन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। क्योंकि ग्वानोसाइन को मिलता है, ग्वानोसाइन भी क्या है, प्यूरीन है, इसके 7वें पोजीशन पर मिथाइल का ट्रांसफर होता है, सो एंजाइम का नाम पड़ा प्यूरीन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। तो जो 3 एंजाइम है इनको दिमाग में बिठा के रखना बहुत जरूरी है। स्टेप 1 का एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोहाइड्रोलेज। फॉस्फोहाइड्रोलेज क्या करता है ये भी जरूरी है जानना, और वो है कि जो mRNA है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, उसका जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है उससे वो गामा फॉस्फेट हटाता है। स्टेप 2 का क्या काम है, स्टेप 2 में कौन सा एंजाइम है, स्टेप 2 में है ग्वानिलाइल ट्रांसफरेज। स्टेप 2 में क्या हुआ, आते हैं पीछे एक बार, देखिए स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड है इसको ट्रांसफर करके इसके साथ जोड़ा गया, यहाँ पर एंजाइम का नाम पड़ गया ग्वानिलाइल ट्रांसफरेज। ये हो गया एंजाइम 1, यहाँ एंजाइम 2 और यहाँ एंजाइम 3, इसका नाम पड़ गया ग्वानिलाइल ट्रांसफरेज। और स्टेप 3 जो है उसका एंजाइम का नाम तो अभी जस्ट सामने लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूरीन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ये स्टेप वाइज चलता है और हर एक स्टेप में क्या होता है ये बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अभी क्या हो चुका है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक इंपॉर्टेंट काम हो गया कि 5' एंड पर 7 मिथाइल ग्वानोसाइन का एडिशन हो चुका है। नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट ग्वानोसाइन M7, ये कैपिंग हो गया, दिस इज कैप। ओके, अब अगला टारगेट कौन है, अगला टारगेट है इस नाइट्रोजनस बेस में
जो राइबोज शुगर है उसके सेकेंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ना, दैट इज एडिंग मिथाइल ग्रुप on 2-OH of ribose sugar of 2 consecutive nitrogenous bases। दो नाइट्रोजनस बेस, मतलब एक ये हो गया और इसके बाद एक और नाइट्रोजनस बेस है उसका भी। इन दोनों के सेकंड पोजीशन पर ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ना है हमें, तो इसका एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि ये तो एडेनिन का एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड का इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में। दिस इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब आप देखें इस एडेनिन का इस राइबोज के साथ जुड़ाव है। राइबोज में 1' पर ये जुड़ा हुआ है, 5' और 3' ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। इसमें एक ही जगह है जो कि फ्री है, और वो फ्री कौन सा जगह है? 2-OH। दिस इज फ्री पोजीशन। अब चूंकि इसको स्टेबिलिटी अपने आप को देनी होती है, सुरक्षा और स्टेबिलिटी दोनों चीज, तो क्या प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में? ये होता है, ये जो मिथाइल है, हाइड्रोजन है, इसको हटाकर यहां पर एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया जाता है। करेक्ट। जैसे ही इस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, ये एक हेवी और एंजाइम के लिए एक मुश्किल चुनौतीपूर्ण जगह हो जाएगी। इसको डाइजेस्ट करना या इसको डैमेज करना अब आसान नहीं रहेगा। तो ऐसी प्रक्रिया यहां पर भी होती है। जो पहला नाइट्रोजन बेस होता है उसके पास भी, और जो दूसरा नाइट्रोजन बेस होता है उसके पास भी ये प्रक्रिया फॉलो की जाती है। अब इन दोनों में क्या जुड़ेगा? मिथाइल ग्रुप। तो सोचो कि कितना स्टेबल होगा। एक तो हो गया कि 7 मिथाइल गोनोसाइन, फिर उसके बाद जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, और फिर उसके बाद भी जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, प्लस ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। तो ये 4 चीजें जो होती हैं, यह इसके ताकत को बढ़ाता है, इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको दिमाग में रखने का चीज है। देखिए, एडोमेथियोनिन और एडोहेमिसिस्टाइन, इसका नाम होता है हेमिसिस्टाइन। ओके, इसने अपना मिथाइल, ये मिथाइल डोनर है, मिथाइल डोनर है। इसको हम लोग अभी लिख चुके हैं एस एडेनोसाइल मेथियोनिन। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडोमेन। जो एंजाइम का नाम है 2-O मिथाइल ट्रांसफरेज। क्यों 2-O मिथाइल ट्रांसफरेज लिखा गया? क्योंकि जिस पोजीशन पर यह ट्रांसफर का कार्यक्रम हो रहा है वह 2-OH है, इसलिए इसको इस नाम से पुकारा गया। और अब जो है ये क्या कर रहा है? यह इस नाइट्रोजन में भी मिथाइल जोड़ रहा है, और फिर एक बार ये प्रोसेस रिपीट होगा तो इसमें भी ये जुड़ जाएगा। इस प्रकार से यह पूरी तरीके से जो हेड का रीजन है उसको सिक्योर करेगा। बट ये कैपिंग का हिस्सा नहीं है। ये जो एंजाइम है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कैपिंग एंजाइम। कैपिंग एंजाइम में वो 3 ही थे। ये कैपिंग के बाद जो मिथाइलेशन होता है उसके लिए यह एंजाइम है, दैट इज 2-O मिथाइल ट्रांसफरेज। स्प्लाइसिंग मतलब होता है काटो छांटो जोड़ो घटाओ, ठीक है। सामान्यतः हम लोग जैसे फल का छिलका हटा देते हैं। आजकल लोग क्या करता है, सेब के ऊपर बहुत केमिकल यूज रहता है, लोग उसका छिलका हटा देते हैं, स्प्लाइसिंग कर देते हैं, बटर स्प्लाइसिंग। तो जहां पर सोचिए कि ये एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, और ट्रांसक्रिप्ट में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनका अपना अलग अलग स्टेटस है,
ये जो रेड वाला हिस्सा है ये नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है ना। इसे हम लोग कह रहे हैं इंट्रॉन्स, इंट्रॉन। और जो ब्लू हिस्सा देख रहे हैं उसे हम लोग कह रहे हैं एक्सॉन, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, ठीक है, एक्सॉन 1। उसी प्रकार से ऊपर जो इंट्रॉन भी है उसको कह सकते हैं इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2। जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में बताया था कि इन दोनों को मिलाकर इस पूरे हिस्सा को हम लोग कहते हैं सिस्ट्रॉन, करेक्ट। और जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये दोनों सीक्वेंसेस ट्रांसक्राइब होते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें सिस्ट्रॉन बनता है डीएनए पर, लेकिन वह इंट्रॉन या एक्सोन को अलग नहीं करता है। इसलिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में ये दोनों चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। ये जो है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसमें दोनों है। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूटी में होना चाहिए। इसका मतलब ये एरिया जो है ये इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना होगा? अगर हम एक कॉमन सेंस डेवलप करें, ठीक है, मैं अब इंट्रॉन को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, बहुत जगह घेर लिया है ये सब मिटा देता हूँ, ओके, ठीक है। इसको हम लोगों ने कहा I1, इसको कहा I2, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2 हो गया। अब यदि हमें इंट्रॉन्स को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कटिंग यहां, एक कटिंग यहां, एक कटिंग यहां और एक कटिंग यहां। इसका नतीजा क्या होगा? ये पूरा सीक्वेंस जो है यहां से कटकर बाहर निकल जाएगा। और दूसरा क्या करना है? जोड़ना है। तो पहला स्टेट में करना है कट एंड ज्वाइन, काटना है और जोड़ना है। जब काटना और जोड़ने की प्रक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? इंट्रॉन 1 एंड इंट्रॉन 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। लाइक ये इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, ये दोनों बाहर निकल गया। I1, I2 बाहर निकल गया। और जो बाकी हिस्सा बचा वो कौन सा हिस्सा बचा? वो बचा एक्सॉन का। एक्सॉन 1 उसके साथ जुड़ गया एक्सॉन 2, जोड़ देते हैं, और उसके साथ जुड़ गया एक्सॉन 3, और ये तीनों हिस्सा को जोड़ दिया गया। तो ये एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3 ये जुड़ गया। मैं यहाँ पर बीच में एक लकीर खींच देता हूं ताकि याद रहे कि 3 हिस्से में यहाँ पर कटा है। तो पहले तो काटना है, वैसा एंजाइम चाहिए जिसको काट दे, और दूसरा जोड़ना है जो उसको जोड़ दे। इसमें चुनौती क्या है? काटे और मान लो कि इसको टुकड़े में काटे, ये चला गया यूरोप, ये चला गया अफ्रीका, ये चला गया ऑस्ट्रेलिया, तो इसको जोड़िएगा कैसे? इसका मतलब स्पष्ट है कि काटना और जोड़ना यह निश्चित रूप से एक व्यवस्था के अंदर होगा जहां पर कटा हुआ हिस्सा को पकड़ के रखिएगा, ठीक है, पकड़ो इसको जाने मत दो, और दो कटे हुए हिस्से को साथ में जोड़ना होगा। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करने वाली प्रक्रिया है। अब ये जो इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन को 1977 में फिलिप शार्प, ठीक है, और रिचर्ड रॉबर्ट ने इस दुनिया को बताया कि भाई ये जो है इंट्रॉन है, और इसके लिए इनको सर्वोच्च नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब इसके बारे में बड़े जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, फैक्ट से भी हमें रूबरू होना चाहिए। पहला फैक्ट क्या है? तो वर्टिब्रेट में ज्यादातर जो जीन होते हैं वो इंट्रॉन्स होते हैं। इन द वर्टिब्रेट्स most of genes are introns होते हैं।
सेकेंड फैक्ट क्या है? सेकेंड फैक्ट है कि हिस्टोन जीन लैक्स इंट्रॉन्स, मतलब हिस्टोन में कोई भी इंट्रॉन्स को नहीं देखा गया। तीसरा क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है? तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन यीस्ट जिसको जेनेटिक्स में बहुत पढ़ा गया, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, हैज मेनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स हैं। अभी यहां बता, मेनी जीन्स विदाउट इंट्रॉन्स, मतलब उसमें है ही नहीं। और भी क्या फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट और फैक्ट है कि कुछ बैक्टीरियल जीन में भी इंट्रॉन्स पाया जाता है। सम ऑफ द बैक्टीरियल जीन्स, ओके, जीन्स कैरी इंट्रॉन्स, उसके पास क्या होता है? इंट्रॉन्स होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जैसे देखिए, जैसे कहता है कि मोस्ट ऑफ इंट्रॉन्स, ज्यादातर जो इंट्रॉन्स होते हैं वो 50 to 20,000 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, मतलब छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े। फिर कहता है मोस्ट ऑफ एक्सॉन्स रीजन, मोस्ट ऑफ एक्सॉन्स ये लेस देन 1,000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली छोटे छोटे होते हैं। हाँ, फिर क्या कहता है? नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है? इन हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे हम लोग हैं ना, उन लोगों में हायर वर्टिब्रेट्स इंट्रॉन्स आर हायर देन मोर देन एक्सॉन्स। तो ये सब चीजें जो है वो फैक्ट है जिसको कि दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। बाकी जानकारी अगले क्लास में।